नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 2024 की पहली चुनावी अग्नि परीक्षा, कई दिग्गजों के बीच महामुकाबला। लोकसभा की 102 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग हुई पूरी। महिलाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। बंगाल में चुनाव के बीच हिंसा, कूच बिहार में पथराव, टीएमसी वर्कर्स पर लगा बीजेपी बूथ अध्यक्ष को पीटने का आरोप। तो मणिपुर में मतदान के बीच हुई फायरिंग, दहला पोलिंग बूथ, ईवीएम में भी तोड़फोड़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। राहुल गांधी और अखिलेश पर बोला हमला, कहा 2 रिजेक्ट हुए शहजादों की फिल्म की शूटिंग चल रही। जेल में केजरीवाल की डाइट और दवा से जुड़ी याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। सोमवार को कोर्ट सुनाएगा अपना अहम फैसला। इजराइल का बदले वाला एक्शन शुरू। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट वाले शहरों पर किया मिसाइल अटैक। सुनी गई धमाकों की जबरदस्त आवाज। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात 2024 की पहली चुनावी अग्नि परीक्षा की। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर आज भारी सुरक्षा के बीच में वोटिंग हुई। 102 सीटों पर कुल 1625 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। पहले चरण में पूर्वोत्तर के 6 राज्यों, जिसमें लोकसभा की 9 सीटें हैं, दक्षिण भारत के तमिलनाडु की सभी 39 सीटें और लक्षद्वीप की 1 सीट है। अरुणाचल प्रदेश की 2, बिहार की 4, असम की 4, छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम नागालैंड की 1, राजस्थान की 12, सिक्किम त्रिपुरा की भी 1, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1 और पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट पर आज वोटिंग हुई। वोटर्स में जबरदस्त उत्साह नजर आया। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर आज वोटिंग के लिए हिस्सा लिया। कैसी रही आज की वोटिंग? देखिए, आज की वोटिंग से भारतीय जनता पार्टी को बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने ये इंश्योर किया है, चाहे उत्तराखंड की खबर हो, चाहे वो यूपी से जो वेस्टर्न यूपी का जो वोटिंग, जो कई सारे मुद्दों को लेकर के बीजेपी में चिंता थी कि अपर कास्ट खास के राजपूत नाराज थे। अब खबर आ रही है कि उनमें जो सुलह हो गया, लोगों को लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी को जिताना जरूरी है। बिहार की 4 सीटें, वहां बीजेपी का दबदबा साफ साफ नजर आ रहा है। उत्तर पूर्व में जितनी भी जगह पे सीटें जो वोटिंग्स हो रही हैं, उसमें भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन के जरिए बताई जा रही है। तो ये एक बहुत टफ बैटल था। फर्स्ट बैटल 102 सीटें और ज्यादातर सीटों के ऊपर पिछली बार विपक्षी पार्टियों का दबदबा रहा था। अब ये जो लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार वापस आएगी, तो इस फर्स्ट फेज में ही कई इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बना ली है। लेकिन एक चिंता का विषय है, वो ये वोटिंग परसेंटेज उस हिसाब से नहीं हो रहा है जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा कर रही होगी। कुछ लोग धूप का बहाना बना रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार काफी धूप है। हर साल इसी वक्त चुनाव होते हैं। वोटिंग परसेंटेज अगर नीचे गया, आपके कार्यकर्ता, क्योंकि आप इस चीज को समझिए, मोदी को हराने वाला जो पूरा का पूरा गैंग है, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। आज जुमे की नमाज थी, सवेरे सवेरे खबरें आने लग गई कि वोटिंग कम हो रही है, बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है, 50% से नीचे चला जाएगा। लेकिन जुमे की नमाज के बाद अचानक से सेकेंड फेज में हर जगह वोटिंग में तेजी नजर आई है। तो बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी को अगर ये चुनाव जीतना है, तो अपने संगठन को थोड़ा और
टाइट करना होगा। जी, तो आज वोटिंग का दिन था। वोटर्स में जबरदस्त उत्साह था, पर कई जगह से वोटिंग के बीच में बवाल की खबर भी सामने आई। पश्चिम बंगाल में मतदान वाले दिन बवाल के कई मामले सामने आए। बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता के घर के बाहर बम मिला। वहीं कूच बिहार में ही चांदमारी इलाके में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष लाभ सरकार के साथ मारपीट हुई है। बीजेपी नेता के सिर में चोट भी आई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया गया। तो वहीं मणिपुर से भी बवाल की खबरें सामने आई। इंफाल के खोगमान में मतदान केंद्र में घुसपैठ की कोशिश की गई। हथियारबंद बदमाश पोलिंग बूथ में घुस आए और उन्होंने ईवीएम को तोड़ दिया। हमले में 3 लोग के घायल होने की खबर है। वोटिंग के बीच में बवाल, इस बवाल का जिम्मेदार कौन है? देखिए, बंगाल से तो यह अपेक्षित है। हालांकि ये जो फर्स्ट फेज में जितनी भी सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं बंगाल के अंदर, वहां तृणमूल कांग्रेस कमजोर है। इसके बावजूद आप देखिए कि सवेरे सवेरे जो पहली खबर इस तरह की हिंसा की आई वो बंगाल से आई। देश भर में कई राज्यों में चुनाव हुए, यूपी में भी चुनाव हो रहा है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी चुनाव हो रहा है, बिहार में चुनाव हो रहा है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हर जगह कहीं न कहीं जो वोटिंग हो रही है। लेकिन हिंसा की खबर कहां से आई? मणिपुर और बंगाल से। मणिपुर में ये एंटी इंडिया लॉबी जो बार बार जिसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के लोग, तमाम लोग जिन गुट को समर्थन कर रहे थे, उन लोगों का हाथ बचाया जा रहा है। और बंगाल में ये तो साफ है कि तृणमूल वाले इस तरीके की हरकतों से वो बाज नहीं आते हैं। अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे बंगाल में चुनाव साउथ की दिशा में बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कि बंगाल से इस तरह की खबरें लगातार आएंगी और इसके लिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो चुनाव के दिन आज हलचल काफी तेज रहा और वोटिंग के दिन भी पीएम मोदी अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार करते नजर आए। आज पीएम सबसे पहले सुबह उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी की जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश के दमोह में रैली से हुंकार भरी। वहीं शाम को महाराष्ट्र के वर्धा में जनसभा को संबोधित किया। अपनी रैलियों के जरिए पीएम जबरदस्त फॉर्म में नजर आए। विपक्ष पर चुन चुन कर प्रहार किया। पीएम ने अखिलेश और राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में रिजेक्ट हो चुकी 2 शहजादों की जोड़ी घूम रही है, उनकी फिल्म शूटिंग चल रही है, वो हमारी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही पीएम ने राहुल गांधी पर द्वारका में पानी के भीतर उनकी पूजा का मजाक उड़ाने के लिए निशाना साधा और दावा किया कि कांग्रेस के शहजादा ने वोट बैंक की राजनीति के लिए पवित्र स्थल पर उनकी पूजा का मजाक उड़ाया। आज चुनाव का दिन था, फिर भी पीएम मोदी की गाड़ी चलती रही। वो धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के ऐसा कैंपेनर इस आजाद भारत में कोई नहीं हुआ। इस बात को आप समझिए। जिस वेग के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ और जितना अपडेट होकर वो चुनावी प्रचार करते हैं, ये कोई मुकाबला उनका नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठाया, पाकिस्तान का भी मुद्दा उठाया और साथ ही साथ राहुल गांधी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि ये बार बार हिंदू आस्था के ऊपर चोट करते हैं। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए ये कहा कि ये अंसारी, इकबाल अंसारी, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मंदिर ना बने उसका मुख्य शिकायत करता है, जो जीवन भर मंदिर अयोध्या में ना बने उसकी लीगल लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला हो गया और उनको जब निमंत्रण दिया गया तो वो भी रामलला के प्रांगण में मौजूद था। लेकिन राहुल बाबा, जिनको हम लोगों ने इनवाइट किया, इन लोगों ने उसका भी निरादर कर दिया। इतना ही नहीं, द्वारका के जो अवशेष जो समुद्र के अंदर मिले हैं, वहां प्रधानमंत्री मोदी जाकर के पूजा करते हैं, आप उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये दरअसल वोट बैंक की खातिर मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू आस्था के ऊपर चोट ये विपक्ष पहुंचाता है। इसी पॉइंट को वो आज साबित कर रहे थे। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री तो हर जगह नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी कहाँ है, विपक्ष कहाँ है, उनकी रैली कब होगी पता नहीं चल रहा। कोई कह रहा है 21 तारीख को झारखंड में इंडी वालों की एक रैली होने वाली है।
पोलिंग आज एक फेज का 102 सीटों के ऊपर वोटिंग हो गई और रैली की अब शुरुआत की जा रही है, तो ये बताता है कि एक तरफ फोकस कैंपेन है और दूसरी तरफ एक रिलक्टेंस नजर आ रहा है। जी, अब बात अरविंद केजरीवाल की, जो जेल से बाहर आने के लिए बीमारी का ड्रामा कर रहे हैं। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की शुगर लेवल की नियमित जांच और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील की तरफ से तमाम झूठ बोले गए, कई झूठ कोर्ट में पकड़ी भी गई। जेल अथॉरिटी ने कहा कि जब केजरीवाल को जेल में लाया गया था तो वो पहले इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन बाद में खुद बंद कर दिया था। जेल अथॉरिटी ने कहा कि केजरीवाल को घर से बना खाना देने में कोई शर्त नहीं थी कि वो फल या कुछ भी खाए। दरअसल वो डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें एम्स से भी राय मिली है, इसके मुताबिक उन्हें आम से परहेज करना चाहिए। जेल अथॉरिटी ने कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार घर का बना खाना कैदी को नहीं दिया जा सकता। लंबी बहस आज कोर्ट में चली। कोर्ट ने इस मामले में ईडी को अपना जवाब दाखिल करने को कहा और आज केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। सोमवार को इस मामले में फैसला सामने आएगा। आज क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान? देखिए, सुनवाई के दौरान केजरीवाल के झूठ और प्रपंच का पूरा पर्दाफाश हो गया। ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने खौफजदा हैं कि ईडी के वकील ने बोलना शुरू ही नहीं किया, ये लोग ऑब्जेक्ट करने लग गए कि भाई ईडी यहाँ क्यों आ गई है। कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई इसमें एक पार्टी है, ये तो अपना जवाब देगी ही। अभी इन लोगों को एक दिन का वक्त दिया गया है, सारे लोग जवाब देंगे। जो पिटीशन है, पिटीशन में 2 मांग की गई है। पहली मांग ये है कि 15 मिनट के लिए रोज उनके पर्सनल डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके साथ जो है वो देखेंगे कि इंसुलिन चाहिए नहीं चाहिए, क्या खाना होना चाहिए। वो कंसल्टेंट्स बन करके वो उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बातचीत करेंगे। लेकिन इसके साथ ही दूसरी चीज़ जो है कि इस दौरान उनकी पत्नी भी वहाँ मौजूद रहे। अब क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं वो? क्योंकि वो इंसुलिन तो ले नहीं रहे थे। पहले वो इंसुलिन नहीं ले रहे थे, खुद भी मना कर दिया। और रही बात खाने की, तो ये जो कहा जा रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी की तरफ से कि तरह तरह की बातें कही जा रही है। कोर्ट के अंदर जज साहब ने एक ही सवाल पूछा है, मनोज सिंघवी साहब से ये कहा कि भाई आप ही थे जिन्होंने एक गुजारिश की थी कि इनकी तबीयत खराब है और इनको घर का खाना खाने दिया जाए, तो उसके लिए डाइट का एक चार्ट बना और हमने आदेश दिया कि इस चार्ट के मुताबिक खाना खाने दिया जाए। तो जो चार्ट बना और जो खाना दिया जा रहा है उसमें कोई डिफरेंस है, इसके ऊपर रिपोर्ट तलब किया गया है। डिफरेंस तो है उसमें, आम, केला, मिठाई, इसका कोई जिक्र नहीं था। आप एक तरफ कहते हो कि भाई शुगर भी खराब है, वो लेवल जो है फ्लक्चुएट भी करता है, और ऊपर से आप इस तरह की चीज़ें आप देते भी हो, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई एलिबाई बना रहे हो। तो ये चालाकी इसलिए की जा रही है कि ताकि अभी इस मसले में कंसर्न डॉक्टर से बातचीत करने की बात पे कोर्ट एग्री कर जाए, और जब सुप्रीम कोर्ट से इनका फैसला हो जाए, बेल रिजेक्ट हो जाए, तो इसी आधार पे, इसी जजमेंट पे फिर वो ये मेडिकल बेल के लिए अप्लाई कर सके। तो कहानी लंबी है, लेकिन आज पूरा खेल कोर्ट के अंदर चौपट हो गया। जी, आज की आखिरी खबर में बात ईरान इजराइल के बीच भड़की आग की। इजराइल और ईरान के बीच में तनाव बढ़ गया है। खबर है कि अब इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की है। इजराइल ने आज सुबह ईरान के कई शहरों में मिसाइल अटैक किया है। इजराइल की तरफ से ये धमाके उन शहरों में किए गए हैं जहां ईरान के न्यूक्लियर प्लांट स्थापित है। इसके अलावा इजरायली मिसाइलों ने ईरानी हवाई अड्डों और उसके एयरबेस को भी निशाना बनाया। इजराइल ने इस हमले में ईरान के तीसरे सबसे बड़े आबादी वाले शहर इस्फहान को निशाना बनाया है। इजराइल के इस हमले को ईरान के उस हमले की जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है जो पिछले सप्ताह इजराइल पर किया गया था। ये बदले की कार्रवाई बताई जा रही है, पर क्या आगे अब ईरान शांत बैठेगा? देखिए, यही बहुत बड़ा सवाल है। आपने इजराइल के ऊपर हमला किया, जवाबी कार्रवाई तो मिलेगी। अब सवाल यह है कि कितना अटैक किया गया। ईरान एक क्लोज सोसाइटी है, वहां से सही खबरें बाहर नहीं आएंगी।
7 शहरों के ऊपर अटैक हुआ है, वहाँ कितनी मौतें हुई हैं, क्या नुकसान हुआ है, उसकी कभी भी सही जानकारी आपके पास नहीं आएगी। लेकिन ईरान की सरकार को अपनी इमेज की भी चिंता है, देश के अंदर लोगों में उनकी जो साख बनी हुई है उसको भी ध्यान रखना है। अब बड़ा सवाल ये है कि जिस हिसाब से इजराइल ने अटैक किया है, क्या वो इतना है कि जिससे ईरान रिटेलिएट करने को मजबूर हो जाए? और अगर रिटेलिएट करता है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है? अभी फुल फ्लेजेड वॉर स्टार्ट नहीं हुआ है। ईरान के रिस्पॉन्स पे ही ये तय होगा कि आगे शांति होगी या फिर पूरे वेस्ट एशिया में फिर से धमाके की गूंज सुनाई देगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।